This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, मार्केट के हवाले से प्रोग्राम में बात होती है। और अगर आज की बात करें तो आज सुबह मैं आपको बताऊं कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो 42,481 से मार्केट को आज हमने ओपन होते हुए देखा और उसमें हमने 188 पॉइंट्स का इजाफा देखा फर्स्ट सेशन में और 937 पर हमने ये पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स मॉनिटर किए। उसके बाद हमने देखा कि एकदम से मार्केट नीचे गई है 12 बजे के करीब और 42,213 के हमने एक इंडेक्स देखा और उसमें 79 पॉइंट्स का नेगेटिव चेंज देखा। और ये उस वक्त हुआ जब मुल्क में जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट का तो मामला कल चल रहा था, लेकिन आज ऐसा हमने कुछ नहीं देखा जिससे हम मार्केट को कहें कि इस पॉइंट्स का मनफी जो है हमने वजह देखी। बहरहाल मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया 1-2 घंटे के बाद, लेकिन फिर मार्केट ने कोई ऐसी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस या पॉइंट्स हमने देखने में नहीं आए। एक पॉइंट पे हम बात करेंगे 3 बजे के करीब हमने देखा कि मार्केट में 147 पॉइंट्स का इजाफा देखा और मार्केट ने 42,440 का एक इंडेक्स जनरेट किया। ये तो हमने आज आपके सामने मार्केट की बात कर ली। फाइनल क्लोजिंग्स क्या आई 100 की, 30 की और इंडेक्स की वो मैं आपके सामने रखूं। KSE 100 इंडेक्स क्लोजिंग लेवल 42,404 जिसमें हमने देखा कि 111 पॉइंट्स का इजाफा और KSE 30 इंडेक्स क्लोजिंग लेवल 22,855 और उसमें हमने देखा कि 58 पॉइंट्स का इजाफा। एक हाई लेवल जनरेट हुआ है और लो लेवल जनरेट हुआ है, आपने देखा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स का क्लोजिंग लेवल 29,107 और उसमें हमने देखा कि 56 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज हमने देखा। और आज तीनों इंडेक्स में आज हमने मार्केट के जो पॉइंट्स हैं वो क्लोज होते हुए पॉजिटिव देखे। लेट्स मूव फर्दर, नाउ टॉक अबाउट कंपनीज। सो ओवरऑल जो कंपनीज हमने ऑब्जर्व करी दैट इज 392 कंपनीज। देयर इज एडवांस और इंक्रीज इन 171 कंपनीज। देयर इज डिक्लाइन और डिक्रीज इन 191 कंपनीज बट देयर इज नो चेंज इन 30 कंपनीज। 30 कंपनीज आर स्टिल न्यूट्रल। ये तो हमने कंपनीज की बात कर ली। अब बात करेंगे इन्हीं कंपनीज के टॉप 5 वॉल्यूम्स की। टॉप 5 वॉल्यूम्स में सर फहरिस्त कौन है वो मैं आपको बताऊं। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम जिसमें हमने देखा कि 37.17 मिलियन शेयर्स देखे। जापान पावर 29.37 मिलियन शेयर्स। बैंक ऑफ पंजाब 22.88 मिलियन शेयर्स। बैंक ऑफ पंजाब को आप मुसलसल फर्स्ट पोजीशन पर देख रहे थे वॉल्यूम्स के हिसाब से, आज वो 3rd नंबर पर है। क्विस फूड 22.04 मिलियन शेयर्स। देन PIA है 20.96 मिलियन शेयर्स। ये तो वो कंपनीज हो गई जो वॉल्यूम्स के हिसाब से बहुत बेहतर रहीं, टॉप 5 में रहीं आज की। अब बात करेंगे उन कंपनीज की जिनके शेयर प्राइस में आज हमने इजाफा देखा। तो इजाफा देखा हमने उन शेयर प्राइस में, तो टॉप 5 में कौन है मैं आपको बताऊं कि विद पाकिस्तान ₹64, देन एक्साइट पाकिस्तान ₹47, सिमेंस पाकिस्तान ₹47, पाक सर्विसेज ₹31, देन अलगाजी ट्रैक्टर ₹29। ये तो वो कंपनीज हो गई जिनके शेयर प्राइस में आज आपने इजाफा देखा। बात करेंगे उन कंपनीज की जिनके शेयर प्राइस में आज आपने लॉस देखा, खसारा देखा, घाटा देखा। तो फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लॉस ₹96, आइलैंड टेक्सटाइल लॉस ₹60, सेफायर फाइबर लॉस ₹52, देन इंडस मोटर कंपनी ₹29 से लॉस, देन सितारा केमिकल लॉस ₹24। ये तो वो कंपनीज हो गई जिसको आज जिसने आपने जो है शेयर प्राइस में कमी देखी, खसारा देखा। क्या वजह है कि मार्केट को आज आपने थोड़ा सा नेगेटिव देखा? अगर कल की बात करें तो कल की निस्बत आज मार्केट खासा बेहतर रही, लेकिन एक जगह पर हमने मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव देखा। जो फाइनल वॉल्यूम बना क्लोजिंग 100 बना वो 100 का वो 42,404 बना। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं गनी उस्मान सिक्योरिटीज़ के और गनी उस्मान साहब, और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से है। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। गनी साहब, सवाल ये है कि आपने जब मार्केट देखी होगी उस वक्त तो KSE 100 इंडेक्स हुआ करता था, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आप रजिस्टर हो चुके हैं। उस वक्त के इंडेक्स में से और अब के इंडेक्स में क्या कुछ आपने देखा, क्या फ़र्क है और क्या मकासद थे इस इंडेक्स को डेवलप करने में, इस स्टॉक को डेवलप करने में, और क्या देख रहे हैं आप अब आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की उम्र हो गई जब से पाकिस्तान बना,
पहले देख वो बोल्टर मार्केट पे एक एक्सचेंज बनी जिसको 5-7 लोगों ने उसको बनाया। फिर एक बिल्डिंग आई स्टॉक एक्सचेंज में, एक छोटी सी बिल्डिंग थी जो पुरानी बिल्डिंग है। फिर 62 में नई बिल्डिंग बनी और फिर इसके बाद आपने देखा कि एक ज़माना था आउट क्राई सिस्टम का। आउट क्राई सिस्टम के बाद फिर CDC बना, नेशनल क्लियरिंग बना। इसके बाद आपने ये देखा कि आउट क्राई सिस्टम ख़त्म होके कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो गई। और उस ज़माने में जब आप ट्रेडिंग करते थे तो आपको जब आउट क्राई सिस्टम थी तो आप किसी को ऑर्डर देते थे तो सुबह का ऑर्डर आपको शाम को पता चलता था कि मेरा ऑर्डर कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें डाउट बहुत थे और एजेंट्स और मेंबर के हाथ में पूरी बाजी होती थी। वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है। आपका जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं इमीडिएटली आपको ईमेल या मैसेज आ जाता है कि आपने विद इन 1 मिनट्स आपको मैसेज आ जाता है कि आपने ये बेचा या आपने ये लिया। तो वो माशाल्लाह मैकेनाइज सिस्टम से न्यू कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो गई। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में पहले 3 एक्सचेंज थे और एक ज़माने में हमारे बलूचिस्तान सूबे के और पेशावर सूबे के लोग इतराज़ करते थे कि हमारे सूबे में एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तो उसके बाद एक दौर आया जो डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ। मकसद क्या था सर? मकसद देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन का मेरी नॉलेज में जहाँ तक था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज का या हुकूमत का मकसद ये था कि स्टॉक एक्सचेंज में चंद लोगों की मोनोपोली है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हायर प्राइस पे मेंबरशिप कार्ड है या दफ्तर है, बहुत ही महंगे थे। तो उस कल्चर को चेंज करने के लिए एक डीम्यूचुअलाइजेशन का कल्चर बना कि स्टॉक को डीम्यूचुअलाइजेशन किया जाए और नए ट्रेडिंग राइट लोगों को दिया जाए। मगर वो ट्रेडिंग राइट की हमने ये भी देखा कि 17 मिलियन में ट्रेडिंग राइट का काम हुआ और आज से कोई 6 दिन आगे 1 मिलियन या 1.5 मिलियन में ट्रेडिंग राइट का काम हुआ है। अब लोगों अब कितने में हो रही है? आज मेरे ख्याल में ट्रेडिंग राइट 1.5 मिलियन में सेलर है। मगर उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज ने कंडीशन की हुई है कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज को आप 30 मिलियन या 40 मिलियन की आपको गारंटी देनी है। तो कल्चर डीम्यूचुअलाइजेशन का मकसद क्या था कि जो छोटे सरमाए वाले लोग हैं वो जॉइंट वेंचर करके पढ़े लिखे लोग हैं जो हाईली आजकल ज़माना एजुकेशन का है वो लोगों को भी इंटर करें, मगर वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अब आपने देखा कि आखिर में जो 3 एक्सचेंज थे उसको मर्जर की बातें हुई तो बैलेंस शीट का मर्जर नहीं हुआ। बैलेंस शीट का मर्जर नहीं हुआ, मगर इसके बाद डिसाइड ये हुआ कि हम तीनों एक्सचेंज को एक एक्सचेंज बना के उसका नाम हमने प्रपोज किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और वो आपने देखा कि 25 अगस्त को आपने देखा आज से 1.5 साल आगे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि जो इमर्ज कर दिया तीनों जगहों के शहरों को एक स्टॉक बना दिया, ये ज़्यादा बेहतर था या डिफरेंट शहरों से अगर स्टॉक होता? देखिए डिफरेंट शहरों से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज को 3 एक्सचेंज को मैनेज करना पड़ता था। 3 बोर्ड को मैनेज करना पड़ता था। 3 बोर्ड वाले बजट प्रपोजल अलग अलग देते थे। अब इनका सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए ये हो गया कि इनको एक ही एक्सचेंज को मैनेज करना है। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी, जो तीनों की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी, वो तीनों की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ख़त्म हो गई। और फिर क्या हुआ कि ये मर्जर होने से बेनिफिट ये हुआ कि जब इनको डीम्यूचुअलाइजेशन करके एक कंडीशन थी कि 40% 60% स्टेक हर मेंबर को बेचना है। हमने जब पाकिस्तान एक्सचेंज बनाया तो उसकी कैपिटल की 8 बिलियन की 8 बिलियन की कैपिटल हुई और 200 मेंबर हमारे थे तो हर मेंबर को 40-40 लाख शेयर मिले। और सिक्योरिटी एक्सचेंज की एक कंडीशन थी कि 24 लाख आपको डिसइन्वेस्ट करने हैं फॉरेन इन्वेस्टर को या जो भी बाहर आएगा, और बाकी 12 लाख से जो बाकी 16 लाख शेयर है आपके पास वो आप अपने पास रख सकते हैं और 8 लाख को आप IPO करके पब्लिक को ऑफर करना है। तो मेंबर के पास जो भी TRC होल्डर है या पुराना शेयर होल्डर है उसके पास 40% शेयर रहेंगे और 20% पब्लिक ऑफर होगी। 40% जो है वो 24 नवंबर को जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि वो टारगेट है बिट का, और इसमें माशाल्लाह 16-17 इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, गानी साहब ये बताइए कि सियासत से कैसे दूर रखा जाए स्टॉक एक्सचेंज को? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त तो स्टॉक एक्सचेंज सियासत से दूर है।
आप देखें कि सियासत में उछाल चढ़ाव हो रहे हैं, पनामा की बातें हो रही है, ये बातें हो रही है, वो बातें हो रही है, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आपने देखा कि 2008 का जो इंडेक्स था 7000 का, आज वो इंडेक्स आपने अभी कहा अपने उसमें कि 42,000 पे है। और मेन देखिए ना कि ये सियासत से दूर नहीं होता तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही उतार चढ़ाव होता। कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं गनी साहब के इस स्टॉक एक्सचेंज में जो एकदम से फिगर्स क्रॉस कर जाते हैं 500 के, 1000 के, 1400 के, ये आर्टिफिशियल रेटिंग होती है, ये बनाई जाती है। और कुछ हल्के ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बल्क बाइंग कर लेते हैं, फिर वो रिस्पांस आता है मार्केट पर। तो नेचुरल ये जो है राइजिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये फेक है, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बराह रास्त मुतासिर करती है। देखिए एक ज़माना था कि हम सुनते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ICP को कह दिया ले लो, या NIT को कह दिया, या स्टेट लाइफ को कह दो, वो ज़माना ख़त्म हो गया है। और लोग कहते हैं कि चंद लोग मोनोपोली से करते हैं। तो देखिए ना आजकल के ज़माने में T+2 ट्रेडिंग है, लंबा कोई बदला सिस्टम नहीं है, कोई फ्यूचर है नो डाउट, T+2 है। आप अगर जो जितने भी शेयर लेते हैं तो आपको पैसे देने हैं। और ऐसा मैनिपुलेशन एक ज़माने में होता था, मगर अब के ज़माने में मुझे ये नज़र नहीं आता। अब दूसरी एक इसकी ये वजह है कि मार्केट क्यों स्टेबल है। मार्केट देखिए आज से 4 साल आगे या 3 साल आगे आपका केबो रेट होता था 13 से 15% के अंदर, आज केबो रेट है 5.75। बैंकें डिपॉजिट आपको 9 और 10% से लेती थी, नेशनल सेविंग आपको 11-12% देती थी। आज बैंक आपको नेट है ना, आफ्टर टैक्स डिडक्शन नेट आपको 4-4.25% मिलते हैं। तो अब स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। मैं 2-4 कंपनियों का नाम लेता हूं, जैसे बिग बैंक्स है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, मुस्लिम बैंक है, सीमेंट्स इंडस्ट्री है, चंद शुगर फैक्ट्रीज है। आप उनके यील्ड देखें डिविडेंड के, बिल्कुल। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 8,000 से 42,000 ऐसे इंडेक्स नहीं हुआ। इसकी मेन वजह यही है, इनकी परफॉर्मेंस है सर, इनकी परफॉर्मेंस भी है। और दूसरा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से कंपनी को फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है। फाइनेंशियल कॉस्ट कम होने से उनकी प्रॉफिट रेंज बढ़ी है। अब 3-4 साल की ये सब कंपनियों की बैलेंस शीट देखें, आपको फाइनेंशियल कॉस्ट में भी ये तो वाज़ेह तौर पर बड़े एनालिस्ट भी ये बात रिपोर्ट कर रहे थे कि 40,000 की जब मार्केट क्रॉस हुआ था, जो लेवल क्रॉस हुआ था, उसमें कारकर्दगी आपके बैंकिंग की थी, आपके सीमेंट सेक्टर की थी। और ये वो सेक्टर्स हैं सर जिनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, जिनकी कॉस्ट बहुत अच्छी है, इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि देखिए ये मैंने आजकल के ज़माना क्या है कि नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में फिजिबल नहीं है। वजह ये है कि आप बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगाने जाते हैं तो आपके इतनी बड़ी कॉस्ट हो गई है, एप्रिसिएशन इतने बड़े हो गए कि आप दूसरी फैक्ट्री से सरवाइव नहीं कर सकते। लाइक शुगर में भी ऐसा ही है, फर्टिलाइज़र में भी ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में भले आपको लोन कम रेट पे भी मिले, अब मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे फाइनेंशियल कॉस्ट 0 है, और आप अगर जो वही फैक्ट्री 4 बिलियन में लगाते और 60-40 पे भी लगाई है तो आप फाइनेंशियल कॉस्ट में ही सर्वाइव नहीं हो सकते। लिहाजा उन इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट है और उनकी एसेट मिले बढ़ गई है। अब आप देखें 2-4 शुगर मिले प्राइवेटली बिकी भी है, अब उनकी मार्केट प्राइस देखें तो आपको पता चला होगा कि इतने रेटों में कैसे बिकी हो। ठीक, क्योंकि वारा नहीं है, नया लगाना फिजिबल ही नहीं। सही है, वारा नहीं है लगाना, फिजिबल नहीं है। लिस्टिंग की बात करूंगा सर, पहले आप बताइए कि पहले कितनी ज़्यादा कंपनीज लिस्टिंग की तरफ आती थी, अब लिस्टिंग की तरफ रुझान कम हो गया है। हमारा फ्लोर महदूद है सर, सेक्टर्स महदूद हैं, एक्सटेंड कैसे करेंगे अपने स्टॉक के फ्लोर को? देखिए एक हमारा प्रोग्राम चल रहा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कि SME छोटी लिस्टिंग कंपनियों में लाए। और मैं एक ये भी कहता हूँ कि अगर जो इंटरनेशनल कोई बाहर आए तो मेरा उनको एडवाइस है कि आप पहले 3 साल के लिए कहें कि नो लिस्टिंग फ़ी, विदाउट लिस्टिंग फ़ी हम आपको लिस्ट करेंगे। आपको ये लिस्टिंग फ़ी भी बड़ा बोझ है, प्लस कैपिटल जो कंडीशन है और एक SME टाइप का इंडेक्स बनाए, छोटी कैपिटल वाली कंपनी, तो वही मार्केटिंग और आप स्पॉट डिलीवरी की सिस्टम रखें तो इसमें कोई मतलब स्टॉक कबाला भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम करें या एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करें कि उसमें इतने पीरियड के लिए भाई जल्दी जल्दी आ जाए, लिस्टिंग करानी है, फी चार्ज करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 साल के लिए जो लिस्टिंग फ्री करेगा ना, वो अगर जो 600 कंपनियां लिस्ट है और 1500 हो जाएगी तो पहले 3 साल में उसको कम पैसे मिलेंगे और आने वाले लाइफ में डबल पैसे मिलेंगे। गनी साहब आ गए कंपनी में, ठीक है, ऑलरेडी जो लिस्टिंग कंपनीज हैं वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। अभी मैं मिसाल दूंगा आपको टेक्सटाइल सेक्टर की, सबसे ज़्यादा लिस्टिंग कंपनीज हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की हैं सर, लेकिन आज उसकी हालत है, आज हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, जो उसकी शेयर प्राइस देखते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। आने के बाद स्टेबल कैसे रखा जाए, क्या पॉलिसीज़ मरतब की जाएँ स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से, ताकि जो एग्जिस्ट कंपनीज हैं वो ज़रा सा पोटेंशियल लें, ज़रा जान पकड़ें, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सर वो तो कर ही रही हैं, उन्हीं की
वजह से आज हमने मार्केट को बहुत अच्छा देखा। लेकिन जो मोटिवेट नहीं हो रही, जो परफॉर्म नहीं कर रही, उनके लिए क्या इकदाम किए जाएं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1984 में 80 कंपनियां एक ही साल में टेक्सटाइल की लिस्ट हुई। ठीक है, ये हिस्ट्री है। आप ये 84 आप ये किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1984 में। अब इसके बाद आप जो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा एक्सपोर्ट है ना, वो डाउन हो गया है। आप देखें कि जो मेरे एग्जैक्ट फिगर तो मुझे मालूम नहीं है कि 25 बिलियन की बातें करते थे, आज की तारीख में मुझे लगता है कि 16-17 बिलियन है। नो डाउट कि पाकिस्तान अच्छा है कि इंटरेस्ट रेट कम है, डॉलर डी वैल्यू नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट डाउन हुआ है, फिर भी डॉलर डी वैल्यू नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर की, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर की डिमांड है कि हमें रिबेट दिया जाए या रुपए को डी वैल्यू किया जाए। अब रुपया डी वैल्यू करना ये हुकूमत के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि पेमेंट भी तो करनी है ना, बिल्कुल करनी, क्योंकि हम अल्लाह का और एक करम हमारे पे हुआ है कि पेट्रोलियम प्राइस जो 140 से 43 to 48 हुए जी, इसमें भी पाकिस्तान को एक सही बात है, बहुत फायदा हुआ है सर, लॉटरी लगी है, मैं तो कहता हूं लॉटरी लगी है, जबरदस्त। हाँ सही, 45 जो है 0.58 आज के रेट हैं ऑयल के। हाँ, और नेगेटिव ही चल रहा है, मुसलसल हम देख रहे हैं, चल रहा है। देखिए ना, अब ये इसमें देखिए ना, हमारे यहाँ 64 में पेट्रोल मिल रहा है। यही पेट्रोल हम लोग गाड़ियों में 105 रुपये 102 रुपये में भराते, तो 40% तो डिस्काउंट कर दिया गवर्नमेंट। फिर भी गवर्नमेंट ने अभी इसमें भी टैक्स ऐसे रखे हुए हैं कि और 20% डिस्काउंट कर सकती है, मगर अदर टैक्स सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट मजबूर है। ठीक है, गनी साहब आप ये बता दें कि लिस्टिंग कंपनी की तरफ जो परफॉर्म नहीं करी, उनके पिके क्या इकदाम होंगे, मेरा वही सवाल। दूसरा, ऑयल सेक्टर के साथ आप क्या देख रहे हैं, मजीद फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बिकॉज ऑयल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, ऑयल एंड गैस वाला जो हो गया, और एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं ऑयल की, उनसे आउटपुट कैसे और मजीद जनरेट होगा? देखिए, जो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रियाँ है, लाइक कुवैत है या सऊदी है या दूसरे है, उसमें अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो अपना प्रोडक्शन को रेशियो क्या रखती है। अगर जो हायर प्रोडक्शन कर देती है और डिमांड कम है ऑयल की, तो पेट्रोलियम प्राइस गिर जाएगा। अभी मैंने सुना है कि आपस में इनके कोई बातें भी हो रही है कि इस प्राइस को स्टेबल करने के लिए प्रोडक्शन को हम कम करें, प्रोडक्शन तो कम करें। अगर जो मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे और प्रोडक्शन कर दे तो हमारे मुल्क के लिए तो अच्छा है, आउटपुट अच्छी हो जाएंगी। और कि हमारे मुल्क के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर जो लेसर प्रोडक्शन करते हैं, ऑयल प्राइस बढ़ते हैं, तो हम लोग को तकलीफ होगी। सही है। इसाक डार साहब ने कहा है, अभी आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, उनके स्टेटमेंट को मैं कोट कर दूं। इसाक डार सेड के गिविंग एक्सपोर्ट सेक्टर ड्यू टू प्योरिटी इन गैस सप्लाई पे बात कर रहे हैं। और दूसरा सर, आपको मुआहिदा भी पता होगा कि ईरान के साथ भी हम चाह रहे हैं हमारे गैस पाइपलाइन हो। सीपैक ने भी इस पे खुद कहा है कि हम सीपैक के हवाले से भी उसको साइड में रख के बात करते हैं कि अगर गैस पाइपलाइन आपको करनी है तो हम भी आपके साथ ताउन करेंगे। तो सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रॉब्लम हमें गैस सेक्टर में है, वो कैसे फुलफिल होगा? नहीं, गैस के साथ पावर में भी है, दोनों में। गैस भी एक किस्म का पावर ही है। ठीक है, गैस और पावर में देखिए ना, अभी गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप लिए पावर में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मुसलसल कहते हैं कि 2018 तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये तो मुझे तो लगता है कि बातें ये तो नो डाउट कि जो अभी है इसकी 30-40-50% भी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, के इलेक्ट्रिक की बात करें, माशाल्लाह पावर में अभी 1.5-2 साल में अच्छे काम हुए और बेहतरी आई है। अगर खत्म नहीं तो कम से कम बेहतरी आई है। लोड शेडिंग कराची में भी कम हुई है और पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, के इलेक्ट्रिक का बताएं सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? एनर्जी की आप बात कर रहे थे, अब राज ग्रुप ने 66% की बात की है, कुछ लोग नाराज भी हैं, कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और इस तरह के स्टेटमेंट। देखिए, मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी से मैं माइनॉरिटी को लो है, लेकिन पैनल से बात तो करते हैं ना। देखिए, कानून क्या है कि भाई आप मेजॉरिटी शेयर बाय करते हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को उसी रेट की आप ऑफर करें। ठीक है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज करवाती है। ठीक है, क्या कि जो मैं किसी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक का मैं बात सौदा लेता हूं, तो मुझे माइनर शेयर होल्डर है जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको ऑफर करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो मेरे पास 60% शेयर है या 70% है तो मैं आपसे पूछूं कि मैं बेचूं कि ना बेचूं। फिर मेजॉरिटी का मकसद क्या? 51% पे तो रूलिंग पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सही तो फिर वो भी बोले कि 49 वाले मना करते तो नहीं बन सकता। ठीक है हाजी गनी साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कस करेंगे इसी हवाले से। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में गनी साहब। हाजी गनी साहब, क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक पे आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि मेजॉरिटी उनके पास है, अबराज ग्रुप के पास, और उनके पास राइट्स हैं। जो लोग नाराज़ हो रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बताया नहीं, उस पर आप कमेंट कर रहे थे। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। एक थंब रूल है कि अगर जो आप 100 आदमी वोट देने जाते हैं और जिसे 51% वोट 51 आदमी वोट दे देते हैं तो वो अपनी कैबिनेट भी बनाता है, अपना प्राइम मिनिस्टर भी बनाता है। तो मेरे ख्याल में ये थंब पे तो मुझे ख्याल में किसी को इतराज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो माइनॉरिटी को मैं पूछता ही रहूं तो फिर तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। सही बात है। तो डिसीजन पावर एक बंदे के हाथ में, ग्रुप के पास है। जिसके पास देखिए ना, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन या कंपनी का जो भी बनता है वो स्टेक होल्डर जिसके पास मेजोरिटी होते हैं, उसकी मेजोरिटी बोर्ड में होती है। आपके पास माइनॉरिटी शेयर है, नो डाउट आपके पास 20% है, आप अपने 1-2 नुमाइंदे उस बोर्ड पे आप ला सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और कितने बोर्ड ऐसे है आपने जो देखा है। तो मेरे ख्याल में देखो, मैं बताऊँ KESC की हिस्ट्री आपको मैं बताऊँ कि KESC को जब अबराज ने खरीदा उससे पहले KEC की हालत आपने देखी। नो डाउट कि अबराज के आरिफ नकवी साहब ने या अबराज ग्रुप ने उसको खरीद के KEC को ठीक किया। पहले आप देखते थे कि KEC की कंप्लेन के लिए 2-2, 10-10 दिन कोई नहीं आता था, या अबराज ने अच्छा। अब मैं सुनता हूँ कि सांघाई इलेक्ट्रिक KEC को इनका एग्रीमेंट हुआ है। अब सांघाई इलेक्ट्रिक मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि उससे बेहतर काम करेगी, बेहतर काम करेगी। दूसरी कंपनी, दूसरे लोग आकर दूसरे, देखिए ना, अगर जो आदमी एक नया स्टेक लगाता है, जैसे आपका हबीब बैंक प्राइवेटाइज हुआ या आपका यूनाइटेड हुआ या जो बैंकें हुई, पहले लोग कहते थे कि बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। उस वक्त भी मैं कहता था कि खुदारा इसको प्राइवेटाइज करे, गवर्नमेंट डब्बे में कितने पैसे डालेगी। लाइक अभी भी मैं कहता हूँ, लोग नाराज होते हैं कि स्टील मिल को जल्दी से जल्दी बेचे, जल्दी से जल्दी बेचे, PIA को जल्दी से जल्दी बेचे, बेहतर होगा। PIA बेहतर होगा। देखो ना, ये आपकी हिस्ट्री है पाकिस्तान। सर, लेकिन कुछ लोग एतराज कर रहे हैं, हवाई अड्डा आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, हवाई अड्डा ये वो आप ऐसे कंट्रोल रखें, आप मॉनिटरिंग बढ़ा दें, अपनी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग बढ़ा दें, कंट्रोलिंग का ऐसी कोई कंट्रोलिंग के रूल्स पैदा करें कि ये ना हो। मगर ये गवर्नमेंट है ना, उसको मैं कहता हूँ, मेमन भाई तरीके में कहता हूँ कि उसको धंधा नहीं करना चाहिए, धंधा नहीं करना चाहिए। बस आप समझ ले, ठीक है, कारोबार उसका काम नहीं है। सही। पाक इंडोनेशिया की बात करेंगे, ट्रेड वॉल्यूम की बात करेंगे सर, और जो पाक इंडोनेशिया ट्रेड वॉल्यूम है वो रीच कर गया है $2.3 बिलियन पर। इस पे कमेंट क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो कहता हूं कि हमारे जो भी मुसलमान मुल्क है उनसे, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, नो डाउट कि बांग्लादेश से भी हमको ट्रेडिंग बढ़ानी चाहिए। बांग्लादेश भी आखिर है तो कंट्री मुसलमानों की, लेकिन गनी साहब, आपकी बात यहाँ पर ये है कि ट्रेडिंग बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन ऐसे मुसलमान कंट्री का क्या फ़ायदा जो हमारे मुल्क में मैंने कहा ना, आखिर में उनको अक्ल आ जाएगी इंशाल्लाह। सही है, आगे बढ़ेंगे सर। चाइना की बात करेंगे। चाइना के जो योन है वो 8 इयर्स लो हो चुका है। करेंसी की बात करेंगे चाइना की, और इसी में मैं एडिशनल एक सवाल ये रख दूं कि अमरीकी क़यादत बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हो चुका है। उसके बाद चाइना के साथ क्या ताल्लुकात रहेंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर सियासी दबाव बढ़ तो नहीं जाएगा? एक तरफ अमरीका है, दूसरी तरफ चाइना है। देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बेस्ट रिलेशन दुनिया में है ना, तो चाइना से है। बिल्कुल। अब आप हमारे बिजनेस रिलेशनशिप भी बहुत ही, अभी आप CPEC को भी देख रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, अमेरिका में जो चेंजेस आई, अब अमेरिका में मैं अब कह दूं क्या, हिलरी ने हमें क्या दे दिया या ओबामा ने हमें क्या दे दिया। हम देखिए, मैं मजाकन कहता हूं कि हम चिड़िया के बच्चे हैं और मुकाबला करने जाते हैं 100 वालों का। तो वो ये तो हमें कोई फर्क नहीं है कि चाहे हिलरी बैठती या ट्रम्प आया है। हमें इसमें हमें तो अपने उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए, लो ऑर्डर पे या दहशतगर्दी पे, उस पे कंट्रोल करना है। नो डाउट कि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। अभी भी आप एक हादसा देखा आपने शाह अहमद नूरानी का, मुझे अफसोस होता है कि कौन लोग होंगे, अल्लाह उनको तबाह करे। ये कुछ इदारे कह रहे हैं कि ये CPEC की हैपनिंग्स है। जो कुछ लोग नहीं चाहते कि CPEC डेवलप हो, और CPEC को मुतासर करने के लिए, चाइना को बैक ऑफ करने के लिए, यह हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जा रहा है। ये कौन है, मैं ओपन में नहीं कहता, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल बिल्कुल है, सबको पता है, वाज़ेह तौर पर पता तो है। वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को देखना है।
अब हमारे लोगों को भी चाहिए ना कि ऐसी सिचुएशन देखे, जरा सा भी उनको डाउट हो, जरा सा भी उनको डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो तो इमीडिएटली। लोगों में कौन गनी साहब, लोगों में कौन? हम आवाम भी है ना, हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लोग, सब लोग आते हैं इसमें, छोटे बड़े सब लोग आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है जो करेंसी आई है, जो नए नोट आए हैं उस पे आपका कमेंट क्या है? ये अच्छी पेशरफ्त है, करेंसी को चेंज करना चाहिए हर 3-4 साल बाद, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, करेंसी तो चेंजेस में बेनिफिट भी है, लॉस भी है। करेंसी चेंज में लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप लॉस बता रहे हैं, डिसएडवांटेज क्योंकि अगर जो आप यहाँ के लोग हैं ना, ऐसे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो लोकर में अपनी करेंसी रख के जाते हैं और कहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं घर में पैसे उनके होते हैं, या सीनियर लोग कितने हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, और करेंसी चेंज हो जाती है तो वो लोग लूजर हो जाते हैं। सर टाइम तो देते हैं ना, 4 मंथ पहले। देखिए 4 मंथ या 6 मंथ भी हो, 4 मंथ भी हो, तो मेरे ख्याल में करेंसी चेंज से इकोनॉमी खराब होगी। अच्छा गनी साहब, देखिए इंडिया में आपने अभी देखा जो हुआ है, तो इंडिया की इकोनॉमी आप देखना बहुत ही बैड इफेक्ट हुआ। अच्छा ये भी एक चीज़ सही नहीं है कि आप करेंसी लॉकर में रख रहे हो बैंक में डिपॉजिट करने के बजाय, क्योंकि बैंक का भी फायदा होगा आपको, आपका पैसा सेव भी होगा। लॉकर में तो प्रोडक्ट्स रखते हैं, प्रोडक्ट नहीं आते, मगर अमेरिकन डॉलर दुनिया में कितने लॉकरों में पड़े, कितनी करेंसी है। तो टैक्स बचाने के लिए, क्रेडिट कार्ड पे टैक्स बचाने के लिए, क्रेडिट कार्ड पे काम करूं, टैक्स बचाने के लिए जब करेंसी लॉकर में डालेंगे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसा ही लेगी ना। आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कल्चर में आप कहें कि रातों रात हम चेंज कर लें तो इम्पॉसिबल है। आज 70 साल हो गए, 10-5 साल में अब एजुकेशन डेवलप हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट की 3% की स्कीम भी आ रही है, और मेरे ख्याल में वाइटनिंग स्कीम फाइनली जल्दी से जल्दी लानी चाहिए। और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान में अगर जो वाइटनिंग स्कीम आई ना, तो हिस्ट्री में जितने पैसे नहीं आए इससे ज़्यादा। करेंसी का डिसएडवांटेज तो आपने बता दिया, अब एडवांटेज बताइए आप। देखिए एडवांटेज ये है कि हुकूमत की जितनी करेंसी, जितने नोट मुल्क में कम होंगे इतनी महंगाई कम होगी। ठीक है, नोट का फ्लो ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ती है। आपके जेब में 500 रुपये और 25,000 रुपये होंगे और सबके पास 20-25,000 केस होंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सही। तो मेरे ख्याल में करेंसी चेंज करने के लिए भी बड़ा सोच समझ के काम लेना। नो डाउट फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बार बार कहा, ना हम प्राइस बोन 40,000 वाले बंद कर रहे हैं, ना 500 वाली नोट चेंज कर रहे हैं, ना 1000 वाली नोट चेंज कर रहे हैं। सही सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे बात करूंगा सर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल हुई है 48% से, और 1 ईयर की जो 4 मंथ्स की बात की जा रही है उस पर, और फिस्कल ईयर जो है वो $316.16 मिलियन, ये स्टेट बैंक ने ऐसा कहा है। आप पे क्या कमेंट है? बिल्कुल, स्टेट बैंक के पास तो डे टू डे फिगर है, बिल्कुल इक्विटी मार्केट के भी है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, जो भी डॉलर इन्वेस्टमेंट आता है या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आता है उस पर मेरे ख्याल में हमें इंकरेज करना चाहिए हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानियों को कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, उनके पास मौके। मगर फिर भी यही है कि हमारे यहाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसी सिस्टम नहीं है, ना पावर है, ना गैस है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं, तो और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम नई इंडस्ट्री लगाएंगे वो चलेगी नहीं चलेगी। तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट इम्पॉसिबल है। और आपने ये भी कह दिया कि अब देखिए ना, एक फ्लोरिश हो रहा था हमारा रियल एस्टेट, तो गवर्नमेंट ने अभी रियल एस्टेट में भी जो इवोल्यूशन दी है उसमें भी। मगर मैं भी ये कहता हूँ कि रियल एस्टेट इतना बढ़ना नहीं चाहिए। रियल एस्टेट बढ़ेगा ना तो हम अमेरिका हो जाएंगे। रियल एस्टेट में क्या है कि अगर जो आप 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, मैं बार बार कहता हूँ आपको घर, आपकी ताकत नहीं है कि आप एक मकान 50 लाख 60 लाख का 5 साल 10 साल नौकरी करके भी ले सकें। सही बात तो गवर्नमेंट को मैं बार बार कहता हूँ कि रियल एस्टेट में भी आप एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट करें और 20 साल मंसूबा दे और डिस्काउंट रेट पे नीडी पर्सन को आप लोन दें। 20 साल ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए ना, आपको तो फाइनेंशियल कोस्ट के साथ काम करना है। अब आपको मैं कहूं कि 2-3 साल की लोन देता हूं और आपको 1 करोड़ का मकान ले रहे हैं और 3 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं, तो कहां से देंगे? सही बात है, आपको वो भी तो रेंज भी तो चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। टर्किश कंपनी की बात करेंगे। टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया है डॉलेंस फॉर $243 मिलियन पे, इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इनकी कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उन्होंने ये एक्वायर किया। अभी आपने आज ही न्यूज़ में पढ़ा होगा या कल पढ़ा है। हाँ, मुझे पता है कि वो दाऊद वालों ने बेचा है। वो उसके नेगोशिएशन 2-4-6 महीने से चल रहे थे, तो अच्छी बात है ना। देखिए ना, इन्होंने एक्वायर किया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ना, बिल्कुल आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना।
उसी का आपने इम्पैक्ट देखा है। तो मेरे ख्याल में हमें फॉरेन इन्वेस्टरों को भी इंकरेज करना चाहिए, लोकल नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानियों को भी इंकरेज करना चाहिए। होम रेमिटेंस में या तो हो सके तो लोकल जो पाकिस्तानी होम रेमिटेंस करते हैं इनको कोई स्पेशल बेनिफिट देने चाहिए। ठीक है गनी साहब, डॉलर का बता दीजिए, डॉलर को आप क्या देखते हैं? स्टेबल देखते हैं? अगर अपनी करेंसी की बात करें तो वो स्टेबल रहेगी, वीक तो नहीं होगी डॉलर से? देखिए, पाकिस्तान में कैबोर रेट बढ़ा या डॉलर डीवैल्यू हुआ तो इक्विटी मार्केट डाउन हो जाएगी। अच्छा, आखिरी आप डॉलर डीवैल्यूड हुआ तो डॉलर, क्योंकि 100 अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इस कॉन्फिडेंस में है कि आज मैं 105 में डॉलर भेज रहा हूँ, रुपया भेज रहा हूँ, तो मुझे 1 साल के बाद 105 मिलेगा और उस कंपनी की 8-9% अगर जो मेरी यील्ड है तो मैं दुनिया में 2% 2.5% कमा सकता हूँ। तो पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। नो डाउट कि कंट्री रिस्क तो हर जगह होता है, तो मेरे ख्याल में डॉलर डीवैल्यू से मुल्क को नुकसान है। ठीक है, ऑटोमोबाइल पे आप क्या कहेंगे? ऑटोमोबाइल में तो लोगों को लॉटरियां लग गई है। फिर मैं ये कहता हूँ इंडस मोटर देखें, हुंडा देखें, गंधारा देखें कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो आखिरी 3-4 साल में आपने देखा कि बम्पर अर्निंग बूम हुई है, कहते हैं बूम हुई है। इसकी एक वजह के बैंकर्स के पास इंडस्ट्रियल लोन के पैसे लोग लेने जाते नहीं है, तो ये लीजिंग में और इसमें और ये पैसे देते हैं। इस वजह से भी लोगों को वही दुनिया की तरह लीजिंग पे कारें आप पोटेंशियल देख रहे हैं आने वाले दिनों में सेक्टर में मजीद? और मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। देखिए ना, जितने लोग हैं मेरे ख्याल में अब जो काफ़ी हो गया है। अब आप ये देखिए, लीजिंग पे ज़्यादातर गाड़ियां हैं ना वो लीजिंग पे है। तो बैंक को भी तो प्रॉफिट कमाना है सर, बैंक भी तो चलेगा ना। बैंक को प्रॉफिट कमाना है, मगर वही है ना कि भाई आप गाड़ी लीजिंग पे, घर लीजिंग पे, तो घर पे के बच्चों को खिलाएगा क्या? सही, वो बजट अपना देखिएगा। खैर चलें सर, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का एक हमारा छोटा सेक्टर है, इस पर आप ही क्या कमेंट है? अगर देखते हैं कि पावर जनरेशन में कोई काम होता है, एनर्जी सेक्टर में काम ज़्यादा होता है, तो ये सेक्टर में आप बेनिफिट देख रहे हैं आने वाले? देखिए, हमारे यहाँ पेल इंडस्ट्री एक चल रही है, सिंगर चल रही है, आपका फिलिप्स चल रही है। मेरे ख्याल में सिंगर और फिलिप्स का तो इतना डेवलपमेंट नहीं है, पेल का ज़्यादा है। सही है। सीमेंट का बता दीजिएगा सर। सीमेंट में भी आप देखें कि एक ज़माने में लकी सीमेंट 10 रुपए का था, 700 रुपए, मेपल लिप 250 रुपए से 2 रुपए। लेकिन सर अब लोग शिकायत, कस्टमर की बात करूंगा, कस्टमर्स ये बोल रहे हैं सीमेंट क्वालिटी का नहीं आ रहा है। अगर इतनी ज़्यादा कंपनीज आ गई हैं, एक्यूरेसी नहीं है, जो अच्छा सीमेंट है, अच्छी कंपनीज हैं, वो महंगा बेच रही हैं। देखिए, आपको बताऊं कि सीमेंट में नो डाउट के क्वालिटी की बात सही है। एक यहाँ पाकिस्तान में प्रीमियम पे बिकता है अटक सीमेंट, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे दूसरी सीमेंट से 25 रुपए पर बैग जाता है। इसके बाद आपके लकी आते हैं, फिर दूसरी DGN में फिर लेपेन अदर सीमेंटें आती हैं। नो डाउट के लोगों को एक नाम मिल गया है। सीमेंट में और शुगर में ज़्यादा क्वालिटी डिफरेंस नहीं होता। सीमेंट और शुगर में देखिए ना, शुगर आप देखें कि किसी शुगर मिल वाले ने एडवर्टाइज किया कि मेरी शुगर खरीदो, आपने कभी देखा? नहीं देखा ना। कंपनी अगर चाहे तो क्यों नहीं देखा? इसकी वजह क्या है? ठीक है सर, वो ऐसा रॉ मटेरियल बिक रही है ना। नहीं, वही क्वालिटी सबकी सेम है। ठीक है। सीमेंट की नो डाउट अभी एडवर्टाइज है, शुगर की आपने कभी नहीं देखा होगा कि या मेहरान की शुगर खरीदो या अल्लाबास की खरीदो या फारहान की खरीदो। ठीक है, तो कहने का मकसद लोग तो पूछते नहीं है मुझे चीनी चाहिए। सीमेंट में तो अभी आप पूछे जाके लकी की चाहिए कि अटक चाहिए। वैसे आप ही मशवरा दे रहे हैं कि आप सीमेंट शुगर को भी जो है वो कंपनी का टैग लगा के मार्केटिंग करके बेच सकते हैं। यहाँ वैसे अभी जगह है। एनीवे सर, केमिकल का बताइएगा, केमिकल सेक्टर को आप कहाँ देखते हैं? केमिकल सेक्टर, पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर में डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है। पाकिस्तान में केमिकल इंडस्ट्रियाँ नहीं है, दवाइयों की इंडस्ट्रियाँ नहीं है। उसके लिए अभी लोगों को चाहिए कि उसके लिए काम करें और उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत गुंजाइश है। पाकिस्तान में प्लास्टिक इंडस्ट्री कैसे काम करेंगे? फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने आप को यहाँ पर ऐसा काबिज रखा हुआ है, अगर लोकल कंपनीज बनाना चाहते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक अलग मामला चल जाते हैं। ये हमारे यहाँ लोकल कंपनी एक आदमी नहीं बना सकता। दुनिया कल्चर में हमको आना है कि दुनिया में 10%, 5%, 15% ग्रुप बनते हैं। अब पाकिस्तान में इस टाइम इज चेंज। अब मोनोपोली खत्म हो गई कि मैं 70% या 60% का पार्टनर हूँ। चंद लोग आपस में मिलजुल के ग्रुप बना के मेडिसिन्स, केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बहुत ही गुंजाइश है। ठीक है। फर्टिलाइजर का कहाँ देख रहे हैं आप? अगर फर्टिलाइजर के बिग प्लेयर फर्टिलाइजर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही सर। अगर आज की बात करूँ तो 51 कंपनीज में आज हमने काम होते हुए देखा है और 61 में हमने एडवांस देख लिया। अगर टर्नओवर में आपको आज बताऊं पढ़कर तो 3,150,000। देखो, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं ना, वो 60 to 70% स्पॉन्सर के पास है।
स्पॉन्सर्स के पास है, ठीक है। प्लस NIT और अदर जो इंस्टीट्यूट है उनके पास 10 to 15% है। आपकी रेंज हो गई 85% उधर हो गया। अब 15% 70% वो ट्रेडिंग नहीं होती, स्पॉन्सर शेयर बेचते नहीं है और हमेशा स्पॉन्सर शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है, आपने देखा। तो वो 30% में जो ट्रेडिंग है ना वो 100% में नहीं है, वो 30% में ही है, ठीक है। इसलिए आपको ट्रेडिंग बहुत कम नजर आ रही है। सही है, ठीक है। रिफाइनरी का भी बता दीजिएगा। रिफाइनरी में भी वही बात है, लेकिन मोनोपोली है, नो डाउट कि अभी आप 112 कंपनीज में एडवांस है सर। आप गेट फ्रोन की रिफाइनरियां देखें, आप नेशनल रिफाइनरी देखें, अटक रिफाइनरी देखें, उनके 2 साल आगे के प्राइस देखें, आज के प्राइस देखें, वो भी साइड लाइन पे मेजोरिटी शेयर हुए हैं। लेकिन आज के अभी आप देखिए अटक का तो आज मेरे ख्याल में 2-3 मिलियन शेयर सर, लेकिन सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। लेकिन 134 कंपनीज में हमने जो है वो डिक्लाइन देखा है, 131 में एडवांस देखा है, टर्नओवर भी बहुत कम होते जा रहा है। इसका क्या देख रहे हैं, क्या वजूहत है, लैकिंग कहां पर है? जिस कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा ना, वो बाय नेचर एक इंसानी फितरत है, वो टर्नओवर ऑटोमेटिक। आपने ये तो नेचुरल चीज है ना, नेचुरल डायरेक्शन है। अब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप इसको शफल होते हुए या आप इसको जो मुतासिर का वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुतासिर होते हुए आप इसको कहाँ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इसमें ट्रेडिंग डे टू डे कम ही होती जाएगी। आप कहें कि बढ़ेगी, मेरे सब में नहीं बढ़ेगी। टोटल भी आज देखें 392 कंपनीज हमने आज ऑब्जर्व किया। अगर टोटल कंपनीज की आप बात करें तो डिक्लाइन भी आप देखेंगे 191 कंपनीज में हुआ है, एडवांस 171 कंपनीज में हुआ है, जो अच्छा हेल्दी साइन होता है ना मार्केट का सर, जो हम रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व भी करते हैं। तो वो हम ये देखते हैं कि एडवांस कम से कम 200-250 कंपनीज में हो, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे ना, तो उसका एट द एंड जो क्लोजिंग आ रही होती है ना, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, दीगर हमें शेयर प्राइस भी अच्छे नजर आ रहे होते हैं। तो अब मैं आपसे कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। अल-मुख्तसर मैं आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस हैं। अब जो हालात पाकिस्तान में सियासी देख रहे हैं आप, और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान से की जो स्टॉक मार्केट है उसको कहाँ देख रहे हैं, और कैपिटल मार्केट में आप किस तरह की एसोसिएशन देख रहे हैं पॉलिटिकल? अब आप देख रहे हैं कि कंपनी एक्ट में चेंजेस हुई। 2016 में नया कंपनी एक्ट आ गया है, उसमें अच्छी चेंजेस हुई है। मेरे ख्याल में आज इसका एक इस्लामाबाद में फंक्शन भी था, मगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उस फंक्शन को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है। अब ये आपको ये देखेंगे पाकिस्तान में, आप कहते हैं ना कि कंपनियों में परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में कंपनियों में परफॉर्मेंस की गुंजाइश है। यहाँ देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ कि एक आदमी के पास अगर जो उसके पास अच्छा सरमाया है तो उसका एक्सपेंडिचर 5 पैसे है और कमाई 1 रुपया है, तो 95 पैसे को उसको किधर ना किधर लाने हैं। बिजनेसमैन या जिसके पास पैसे हैं, वो जैसे आपने कहा ना कि व्यापारी बैंक में डिपॉजिट नहीं देता, कोई ना कोई चीज़ खरीदता है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमें छोटे छोटे इन्वेस्टरों को, या जैसे मैंने कहा ना कि 4-6 का ग्रुप, या आप चाहें तो एक एडवर्टाइज दें कि हम 100 आदमी का ग्रुप बनाना चाहते हैं और एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। रेगुलेशन से आप अग्री हैं? जो रेगुलेशन आ गई है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और जो SECP जो इदारा हमारा है, देखिए SEBC के रेगुलेशन तो ठीक है, मगर अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप किस हवाले से? हर चीज में देखिए ना, रेगुलेशन हमेशा कानून पे अमल कराने पे एक साथ अमल, अच्छा एक इदारा है सर, चलो नो डाउट अच्छा इदारा है, मगर उसको अमल कराने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे हम लोग रिलैक्सेशन की आप बात करें, क्या दिमाग में आप रिलैक्सेशन किस हवाले से सर? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में एक बदला बिजनेस होता है, बदला बिजनेस, हाँ, मतलब रेडी टू फॉरवर्ड का काम होता है। इस वक्त ट्रेडिंग है T+2, उसको भी स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज को चाहिए कि उसकी सिस्टम बना के उसको सिस्टमेटिक अलाउ करना चाहिए, सिस्टमेटिक अलाउ कर दे। T2 बिजनेस, T2 का बोल रहे हैं आप, ठीक है। T2 नहीं, जो फॉर बदला ट्रेडिंग होती है, बदला ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं आप, उसको सिस्टम में लाके उसके लिए कोई सिस्टम बनाना जरूरी है। इस पे रेगुलेशन की जरूरत है, इस पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक लैकिंग है, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो खुद की पॉलिसीज़ हैं, अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर के हवाले से बात करें, उनकी सर्विसेज पे, उनकी पॉलिसीज़ पे आपकी कोई राय है? देखिए, मेरी राय है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेटाइज होगा ना, खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट हो जाएगा तो ये मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वो देखिए ना, अगर जो आप इस एक्सचेंज को खरीदते हैं तो आप अपने आदमी लाएंगे, अपनी सिस्टम लाएंगे, लिस्टिंग के लिए फिक्र। इस वक्त तो है ना एक किस्म का ये स्टॉक एक्सचेंज के TRC होल्डर शेयर होल्डर है, मगर एक किस्म का स्टाफ मोनोपोली ये
कंपनी है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी होगी, है 100% होगी। जैसे मैं खरीदता हूँ तो जैसे मैंने अगर जो कोई फैक्ट्री खरीदी तो मैं देखता हूँ कि कौन अच्छे लोग हैं, कौन नो डाउट कि जो अच्छे काम करने वाले उन्हें को लोग रखेंगे। ये जैसे आप अभी सांघाई के नाम आ रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज खरीदने में इंटरेस्टेड है और 24 तारीख को बीट है, तो मेरे ख्याल में वो लोग का अगर जो फाइनल खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में 30 to 40% स्टाफ को ये ख़त्म ही कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी उस्मान साहब आपका, आप आए और आपने प्रोग्राम में शिरकत की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने एक हिस्ट्री पे बात करी, स्टॉक की हिस्ट्री पे बात करी और फोरकास्ट भी किया, कुछ रेगुलेशन के हवाले से भी आपने बात करी। थैंक यू वंस अगेन सर, आपने बिजनेस प्लस के लिए, PSX के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम में आज हमने देखा कि मार्केट को हमने बहुत बेहतर देखा कल के हिसाब से और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मार्केट बहुत बेहतर रहेगी। और कुछ हमने रेगुलेशन के हवाले से बात करी है स्टॉक एक्सचेंज के, और कुछ फ्लोर में लिस्टिंग के हवाले से प्रोग्राम में बात की है। आज इतना ही। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।